हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल सफल स्टडी आई को। हम लोग इससे पहले जो डिस्कशन कर रहे थे एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में, और एंशिएंट हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास में हम लोग पहुंच चुके थे। ब्राह्मण राजवंश का हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। मौर्य वंश के बाद जो प्रमुख ब्राह्मण राजवंश था उसमें से हम लोग शुंग वंश का हम लोग डिस्कशन हम लोग कर दिया है। फिर कण्व वंश, वो दोनों का जो है आपको इससे पहले वाले वीडियो में या हमारे प्ले लिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, जो हिस्ट्री जीएस लेक्चर करके है। उसके बाद हम लोग देख रहे थे कि कण्व वंश के आखिरी शासक जो है, कण्व वंश के आखिरी शासक सुशर्मा की हत्या जो है इन्हीं के एक मंत्री कौन करते हैं, सिमुक करते हैं, और एक नए राजवंश जो है सातवाहन राजवंश की स्थापना करते हैं। और हम लोग ये भी देखते हैं कि मौर्य काल में के समय जहां राजधानी पाटलिपुत्र थी, उसके बाद जो है मौर्य काल के बाद ब्राह्मण वंश में राजधानी जो है पाटलिपुत्र और विदिशा दोनों हो जाती है। शुंग वंश के समय दोनों राजधानी हो जाती है, पहला पाटलिपुत्र, दूसरा राजधानी जो है विदिशा होती है। फिर कण्व वंश में हम लोग देखते हैं कि पूरी के पूरी राजधानी सिर्फ विदिशा हो जाती है, यानी मध्य भारत, अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र। फिर अब देखते हैं हम लोग कि सातवाहन वंश में फिर राजधानी नीचे की ओर यानी दक्षिण भारत की ओर आ रही है, और हमारा राजधानी अभी प्रतिष्ठान यहाँ पर बनती है। सातवाहन लोग अपनी राजधानी जो है प्रतिष्ठान क्षेत्र को बनाते हैं। प्रतिष्ठान जो है ये महाराष्ट्र, वर्तमान में महाराष्ट्र का एक औरंगाबाद जिला है, उस औरंगाबाद जिला में पड़ता है ये प्रतिष्ठान वाला क्षेत्र। तो हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से जो है भारतवर्ष में ये जो राजधानी है ये बदलती जा रही है और धीरे धीरे दक्षिण भारत की ओर सेटल हो रही है। और यहाँ पर सातवाहन वंश से जो इंपॉर्टेंट टर्म है उन्हीं का हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो सातवाहन लोग जो है बहुत सारे सिक्के चलाते हैं, उसमें से कुछ जो है चांदी के सिक्के रहते हैं, कुछ तांबे के सिक्के भी रहते हैं, और कुछ कांसे के भी सिक्के रहते हैं। लेकिन यहाँ महत्वपूर्ण ये है कि सर्वाधिक जो सिक्के ये लोग चलाते हैं वो शीशे के सिक्के चूंकि रहता है। इस कारण ये पूछा जाता है कि सातवाहन लोग के समय कौन सा सिक्का सबसे फेमस थी, तो होगा शीशे का सिक्का। शीशा यानी पीबी, लेड बोला जाता है इंग्लिश में। और इस सातवाहन वंश का संस्थापक हुए सिमुक, जिन्होंने जो है 60 ईसा पूर्व में इसकी स्थापना करते हैं। उसके बाद जो योग शासक, जो एक पढ़ा लिखा शासक कह सकते हैं, और कह सकते हैं ये खुद में एक राइटर था, कवि था, और राइटर का नाम था हाल इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने जो है एक फेमस पुस्तक लिखे हैं, उसका नाम है गाथा सप्तशती, या किसी बुक में आपको सिर्फ गाथा लिखा हुआ मिलेगा। तो गाथा के राइटर कौन है, तो हाल। इस बात को याद रखिएगा, हाल क्या है, एक शासक है, किस वंश के, तो सातवाहन वंश के। उसका अगला जो प्रमुख शासक होते हैं ये है गौतमी पुत्र सतकर्णी। और गौतमी पुत्र सतकर्णी के समय जो है शकों का आक्रमण होता है। शक कौन लोग थे, तो हमने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि भारत में जो है सबसे पहला विदेशी आक्रमणकारी जो है मौर्य काल के बाद हिंद यूनानी लोग करते हैं। और हिंद यूनानी लोग किस समय करते हैं, तो हिंद यूनानी लोग जो किसके समकालीन करते हैं अगर आएगा, तो हिंद यूनानी जो इससे पहले हमने देखा था कि यूनानी लोग जो आक्रमण कर रहे थे वो थे, तो हिंद यूनानी लोग जो है शुंग वंश के समय जो है आक्रमण किए थे, पुष्यमित्र शुंग के समय। उसके बाद जो अगला जो शक लोग आते हैं, शक लोगों की कुल 5 शाखाएं रहती हैं, और ये लोग जो भारत में आक्रमण और यहाँ कर बस जाते हैं सातवाहन लोग के समय, सातवाहन वंश के समय। फिर शक के बाद हिंद यूनानी शक, उसके बाद कौन आएंगे, यहाँ पर हमने बताया था HSP से पहला आएंगे, ठीक। उसके बाद कैसे कुषाण आएंगे, आपको इस तरह से याद रखना है। तो सातवाहन लोग के समय जो है शक लोग की 5 शाखा यहाँ भारतवर्ष में आक्रमण करती है। 5 शाखा इंपोर्टेंट नहीं है, उनमें से 2 शाखा तो आपका पाकिस्तान अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में ही रह जाती है। बाकी बचा 3 शाखा जो इंपोर्टेंट है, उसमें से एक वो आपका उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र में मथुरा में आकर बस जाते हैं कुछ शक लोग। फिर एक होता है मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में बस जाते हैं, उसका उज्जैन शाखा हम लोग कहेंगे। और एक जो है महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में बस जाते हैं, जिन्हें हम लोग कहेंगे नासिक का शक। तो उसी शक में से एक है नासिक का शक, जिसका राजा थे नाहपान जो है गौतमी पुत्र सतकर्णी के समय जो है आक्रमण कर देता है इस सातवाहन वंश के साम्राज्य में। लेकिन दोस्तों गौतमी पुत्र सतकर्णी जो है एक प्रतापी शासक था, और सबसे प्रतापी शासक अगर सातवाहन वंश का पूछा जाए तो यही गौतमी पुत्र सतकर्णी है। तो इन्होंने जो है गौतमी पुत्र सतकर्णी ने शक का जो नासिक शाखा है इसको पराजित कर देता है। और कौन रहता है मेन नेतृत्व करने वाला, नाहपान, तो इसको पराजित कर देता है नाहपान को गौतमी पुत्र सतकर्णी। अगला जो इंपोर्टेंट शासक है वो है वशिष्ठी पुत्र पुलमावी के वक्त भी जो है एक शक शासक जो है आक्रमण करता है, जिसका नाम रहता है रुद्रदामन। और ये जो रुद्रदामन है कौन सी शाखा, शक का कौन सी शाखा है, तो ये जो है उज्जैन वाली यानी मध्य प्रदेश वाली शक शाखा है, उसका हेड है, उसका राजा रहता है रुद्रदामन। और रुद्रदामन जो है वशिष्ठी पुत्र पुलमावी के समय फिर से आक्रमण करता है इस सातवाहन वंश में, और जो है ये रुद्रदामन जीत जाता है, यानी रुद्रदामन ने जो है वशिष्ठी पुत्र पुलमावी को अब हरा देता है। फिर जो है सातवाहन वंश में इंपोर्टेंट है और एक शासक को याद करना है कि यज्ञश्री सतकर्णी जो है इसलिए इंपोर्टेंट है क्योंकि आखिरी शासक है, बस इतना इंपोर्टेंट है। तो आपको इंपोर्टेंट हाल के बारे में याद रखना है
जो उसने एक पुस्तक लिखा था गाथा सप्तशती के नाम से। फिर अगला जो है गौतमीपुत्र सतकर्णी याद रखना, इसके समय जो है शकों का एक ब्रांच जो नासिक वाले शक का एक ब्रांच जिसका राजा था नापन, उसने आक्रमण किया था, लेकिन वह नापन हार गया था। फिर दूसरी बार जो है वशिष्ठिपुत्र पुलवामी के समय आक्रमण करता है कौन, रुद्ररामन, ये उज्जैन वाले शाखा का मेन हेड है, राजा है, और ये जो है रुद्ररामन इस बार जीत जाता है। और आखिरी शासक यज्ञश्रेय सतकर्णी। बस इतना इंपॉर्टेंट है सातवाहन शासकों में से। हम लोग देखते हैं कि सातवाहन वंश में जो जितने भी लोग काम करते थे, चाहे वो सैनिक हो या जितने भी अधिकारी थे, उन लोगों को जो है सैलरी के बदले यानी वेतन में रुपया पैसा के बदले उन लोगों को जो है भूदान यानी जमीन दान में देने की व्यवस्था यहीं से शुरू होती है सातवाहन वंश में। हम लोग देखते हैं कि सातवाहन शासक जो है भूदान देना शुरू करते हैं, यानी ज़्यादा से ज़्यादा जमीन दान में देते हैं। जो भी उनके परमानेंट अधिकारी हों और सैनिक हो, उन सभी को जो है सैलरी के बदले जो है भूदान देते हैं। और भूदान देने की जो व्यवस्था ये सबसे पहले शुरू हुई थी सातवाहन वंश से। फिर हम लोग बाद में पढ़ेंगे कि गुप्त लोग जो है सर्वाधिक भूदान दिए थे गुप्त काल में। फिर हम लोग यहाँ पर देखते हैं शुरुआत जो है लोग सातवाहन वंश से शुरू होता है, ब्राह्मणों को भूदान देने की व्यवस्था या फिर अधिकारी लोगों को भी भूदान देने की व्यवस्था। और इसकी जानकारी हमें मिलती है नानाघाट अभिलेख से। नानाघाट अभिलेख में हमें ये जानकारी मिलती है कि ब्राह्मणों को भूदान देने की व्यवस्था हो, अधिकारियों को भूदान देने की व्यवस्था हो, सैनिकों को भूदान देने की व्यवस्था हो, ये सारी जानकारी जो है नानाघाट अभिलेख में मिलती है। सातवाहन वंश की भाषा जो थी वो थी प्राकृत भाषा, और इन लोग का जो लिपि था वो था ब्रह्मी लिपि। तो इस बात को याद रखिएगा, ब्रह्मी लिपि था और प्राकृत भाषा चलती थी जो है सातवाहन वंश में। सातवाहन वंश से रिलेटेड और एक चीज आपको अगर याद कर रहे होंगे कि इतना हार्ड नाम है कि गौतमी पुत्र सतकर्णी, वशिष्ठी पुत्र पुलमावी। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये जो गौतमी पुत्र है ये उनकी माओं का नाम है। जैसे सतकर्णी मूल नाम हुआ, सतकर्णी के माँ का नाम है गौतमी पुत्र, पुलमावी के माँ का नाम है वशिष्ठी। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि ये जो सातवाहन वंश था मातृसत्तात्मक जो है साम्राज्य था, एक मातृसत्तात्मक वंश था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अपने जितने भी शासक हुए अपने नाम के आगे जो अपने माँ का नाम जो है लगाते थे, इस कारण से कहा जाता है। लेकिन दोस्तों उत्तराधिकारी अगर देखा जाए, उत्तराधिकारी में कभी ऐसा नहीं देखा गया कि कोई महिला जो है यहाँ की शासक बनी। तो इस प्रकार से कहा जा सकता है कि यहाँ बस शासक अपने नाम के आगे माँ का नाम लगाते थे। लेकिन दोस्तों बस जो है अगर उत्तराधिकारी या राजा बनना हो तो बस जो है पुरुष ही बनते थे। और मातृसत्तात्मक क्यों कहा जाता था और किस वंश को हम लोग कहेंगे, तो जहां पर जो है आप अपने समाज में भी देखिए, अपने आसपास देखिए, अगर आपको आपके माँ के नाम से अगर पहचाना जाए तो आप कह सकते हैं कि यहाँ का समाज जो है मातृसत्तात्मक है। अगर आपको जो है अपने पिताजी के नाम से अगर पहचाना जाता है तो वह पितृसत्तात्मक हो जाएगी। तो यहाँ पर माओ के नाम से चूंकि जाना जा रहा है किसी भी लड़के को, किसी भी शासक को, इस कारण से मातृसत्तात्मक कहा गया है। और एक चीज देखा गया कि सातवाहन वंश में जो भी ग्रामीण प्रशासन थी, गांव के जो प्रशासन थी, उसका जो मेन होता था हेड, उसे जो है गोलमिक कहा जाता था। ग्रामीण प्रशासन का हेड जो होता था उन्हें गोलमिक कहा जाता था। इस तरह का जो प्रमुख चीजें थी इस सातवाहन वंश में। इसके अलावा जो प्रमुख एक बुक्स है और उनका राइटर है, उनका याद रखिएगा गुणाढ्य, और इनकी जो फेमस पुस्तक है उनका नाम है बृहद कथा। तो बृहद कथा के राइटर कौन है? तो गुणाढ्य हैं। तो ये जो गुणाढ्य लिखा गया था ये गाथा के समय, ये हाल शासक थे उसी के समकालीन लिखा गया था। तो इसे भी आप याद रखिएगा। तो दोस्तों सातवाहन वंश में इतना ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग जो है जो विदेशी आक्रमण हुए थे, हिंद यूनानी शकों की 5 शाखा थी, और जो है पहलव, पेशे और कैसे कुषाण, इन लोगों का हम आगे डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।